अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुराम में आज बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ और उसके बाद फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से कि ये वो मनाजिर हैं जब इंग्लैंड की टीम 17 साल बाद टेस्ट टीम पाकिस्तान पहुंची थी। अब से कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, चंद महीने पहले बल्कि चंद हफ्ते पहले इंग्लैंड ने अपनी जो T20 सीरीज़ है वो पाकिस्तान में खेली थी, लेकिन बेन स्टोक्स की क़यादत में इंग्लैंड की टेस्ट टीम पाकिस्तान पहुंची और आते ही जल्द जीत ली है। चूँकि बेन स्टोक्स ने ट्वीट किया कि वो अपनी तमाम जो टेस्ट मैचेस की मैच फ़ीस है वो जो फ्लड इफेक्टिव है उनको डोनेट करेंगे। आपके सामने है मैच फ़ीस की उन्होंने ट्वीट की और उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। यही जेस्चर जो है जोस बटलर ने भी शो किया था जब वो T20 सीरीज़ के लिए पहुंचे थे बतौर इंग्लैंड कैप्टन। इसके साथ साथ दोनों टीमों ने जब प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया तो जो इंग्लैंड के कोच हैं ब्रेंडन मैकलम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि मार्क वुड पहले टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, लेकिन साथ साथ दीगर क्या अपडेट्स हैं, ग्राउंड में क्या सूरत हाल है, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले आज का जो पहला मैच था कैमरून सर्बिया का, वो 3-3 गोल से बराबर हुआ। आज के दूसरे सेगमेंट में 5:30 बजे के बाद हम फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करेंगे, चूँकि आज माइटी ब्राज़ील और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल रात में इन एक्शन है। आपको तमाम ग्रुप स्टेजेस के हवाले से बताएंगे कौन सी टीमें पहुंच सकती हैं और कौन सी टीमें जैसे कि जर्मनी अभी भी मुश्किल में है। तो प्रॉपर स्पोर्ट्स जनाब, फेस्टिविटी, जो कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है और फिर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। आज उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। अपने नुमाइंदे हसीब भट्टी से आपकी बात कराएंगे। इसी तरह ब्रेंडन मैकलम ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रजा कलीम। रजा, 17 साल बाद इंग्लैंड की टेस्ट टीम पाकिस्तान में, ये वो दिन है जिसके लिए हमने बड़ा इंतजार किया है, बड़ी दुआएं की हैं और आई थिंक क्रेडिट गोज टू PCB, तमाम हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्मी, इसी तरह जितने सिक्योरिटी इदारे हैं कि ना सिर्फ पहले यहाँ पर PSL के मैचेस होते रहे, फिर ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम आई, अब इंग्लैंड की T20 के बाद टेस्ट टीम मौजूद है। आई थिंक अ वेरी हिस्टोरिक डे फॉर पाकिस्तान जब आज इंग्लैंड ने पहली दफ़ा टचडाउन किया पिंडी स्टेडियम में। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, एक लास्ट है बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद लग रहा था कि पाकिस्तान से दोबारा एक तवील अरसे तक शायद क्रिकेट ना हो, लेकिन हेड्स ऑफ टू रमीज़ राजा, एक सख्त स्टांस लिया उन्होंने और टीमों को मजबूर किया और उसी का नतीजा है कि इंग्लैंड की टीम आई और ना सिर्फ आई, स्टार प्लेयर्स पर मुश्तमिल है। ये नहीं है कि उनके टीम प्लेयर्स ने बैकआउट किया हो पाकिस्तान के टूर से, तो एक अच्छा गेस्चर है पाकिस्तान के लिए भी। और अब तो मेरे ख्याल से अब ये कहना भी गलत होगा कि दूसरी टीमों को देखना चाहिए। मेरे ख्याल से अब सारी टीमें आ चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अब क्रिकेट टोटली रिवाइव हो चुकी है। बिल्कुल, बेन स्टोक्स जनाब कप्तान के तौर पे मौजूद हैं। इसी तरह जेम्स एंडरसन इस वक्त दुनिया के बेहतरीन टेस्ट, बल्कि अब तो ऑल टाइम ग्रेट्स में शुमार किया जाता है। तो ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ये तमाम एक्टिविटीज़ हैं रावलपिंडी स्टेडियम में। तो बताते हैं आपको आज ब्रेंडन मैकलम की जो बेसबॉल अप्रोच है और फिर हमारी पिचेस किस अप्रोच से बनती हैं, हम किस अप्रोच से खेलते हैं, बट आई थिंक उन्होंने वाजे कर दिया कि वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे हसीब भट्टी इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी स्टेडियम में। हसीब, बताइएगा कि दोनों टीमों ने आज प्रैक्टिस सेशन की और आज प्रैक्टिस में हिस्सा लिया, फिर कप्तान कोच हैं ब्रेंडन मैकलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो क्या मनाजिर थे स्टेडियम में आज? देखिए, 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है टेस्ट मैच खेलने के लिए। पाकिस्तान के लिए ये ऑनर है और इसके साथ साथ इंग्लैंड की टीम भी काफ़ी खुश है पाकिस्तान आकर, क्योंकि यहाँ का जो रावलपिंडी का जो मौसम है, इसके साथ साथ जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है, जो सिक्योरिटी उन्हें VIP दी जा रही है, इस हवाले से जहाँ तक बात की जाए इस वेन्यू की और इस पिच की, तो ये दोनों बॉलर्स और बैट्समैन दोनों के लिए साजगार है। अगर बात की जाए जो आज प्रैक्टिस थी इंग्लैंड टीम की, सुबह से ही उन्होंने 10 बजे के करीब अपनी प्रैक्टिस शुरू की और जो 2 कैंप उनके लगे हुए थे, एक बॉलिंग के हवाले से और एक बैटिंग के हवाले से। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो पाकिस्तान टीम 3 पाकिस्तान टीम के कैंप थे जिसमें बॉलिंग, बैटिंग और उसके अलावा फील्डिंग पर ख़ुसूसी तौर के ऊपर काफ़ी जो है वो किया जा रहा है कि उसको देखा जा रहा है, जहाँ से पाकिस्तान अक्सर जो है वो मार खाता है। हसीब, ये बताइएगा कि डेफिनेटली टीमें तो पहुंच गई हैं और प्रैक्टिस भी हुई, फैंस क्या सोच रहे हैं? क्योंकि डेफिनेटली ये सीरीज़ जो है ना फैंस के लिए बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। फैंस क्या सोच रहे हैं, इसके साथ साथ दीगर क्या तैयारियाँ हैं स्टेडियम में इस तारीखी टेस्ट मैच के हवाले से? अगर बात की जाए तो ये देखें, रावलपिंडी की जो पिच है और इसके अलावा मौसम को देखें तो बड़ा खूबसूरत मौसम है और आगे भी यही बताया जा रहा है कि इसके बाद भी जो अगले दिन है जो 1 से 5
दिसंबर तक रावलपिंडी में मैच होगा, जबकि दूसरा जो मैच होगा 9 से 13 तक मुल्तान, और आखिरी टेस्ट जो होगा वो 17 से 21 तक कराची में खेला जाएगा। उम्मीद है कि पाकिस्तानी शायकीन जो है वो काफ़ी इंजॉय करेंगे। ख़ुसूसन मैं रावलपिंडी की बात करूंगा कि रावलपिंडी के जो क्रिकेट के दीवाने हैं वो इस ग्राउंड को भरेंगे, और इंशाल्लाह 5 के 5 दिन जो है यहाँ पर पता चलेगा मेहमान टीम को कि जो रावलपिंडी के लोग हैं, पिंडी बॉयज़ हैं, वो काफ़ी पुरजोश हैं क्रिकेट के हवाले से। मुझे पता था हसीब आखिर में सही कहीं ना कहीं पिंडी बॉयज़ का बड़ा यूज़ करके ज़रूर करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली हम बड़े लुकिंग फॉरवर्ड हैं कि बहुत अच्छी जो है वो एक ये इस लिहाज से भी सीरीज़ हो कि स्पेक्टेटर्स बड़ी तादाद में इस स्टेडियम का रुकन करें। तो रज़ा डेफिनेटली पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच में मुझे याद है कि सुबह सुबह मैच हो रहा था, तब भी लोग 9 बजे पहुंच गए थे, और इस बार तो खैर सर्दी पिंडी में बहुत है। हम तो कराची में भी सर्दी का कुछ इंतज़ार ही कर रहे हैं। मैंने भी बस ये थोड़ी सी कपड़े शौक में पहन लिए, अभी सर्दी शुरू नहीं हुई। लेकिन क्या लग रहा है आपको, कंडीशंस तो डेफिनेटली रज़ा उनको सूट करेंगी, क्योंकि एक प्रॉपर सर्दी है, फिर जेम एंडरसन जिस तरह के बड़े बॉलर हैं, और शायद रज़ा आई थिंक हम सबको पता है कि रावलपिंडी शायद वो वाहिद पिच है जो पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स को टेस्ट मैचेस में मदद देती है। हसन अली ने भी 10 विकेटें ली थी जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हुआ था। तो आई थिंक जेम एंडरसन और ऑली रॉबिन्सन है, और मार्क वुड का बाहर होना बहरहाल एक झटका इनके लिए भी है। बिल्कुल ऐसी है। जैसे आपने फैंस की बात की, तो अगर आपको याद होगा 2 साल पहले जब श्रीलंका से टेस्ट हुआ था, जो बारिश हो गई थी, उस बारिश के बावजूद फैंस नहीं गए थे। वो इंतजार में थे कि अब मैच शुरू होगा। हालांकि कॉल ऑफ अनाउंस हो गया था, लेकिन वो जा नहीं रहे थे कि भाई इतने दीवाने पिंडी के जो फैंस हैं। तो मेरे ख्याल से एक फैंस के हिसाब से तो हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए कि पिंडी का स्टेडियम में फिक्र करनी है रज़ा, तो पिच की करनी है, क्योंकि हमने जो पिच बनाई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उसको आईसीसी ने बिलो एवरेज डिक्लेयर किया, तनकीद हुई, हमने बहुत स्लो अप्रोच बनाई। अब जेम एंडरसन, ये पिच आपके सामने मौजूद है, और ये आप देख सकते हैं डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर इस टेस्ट मैच की जो पिच है उसको आप देख सकते हैं कि जो हमारे खिलाड़ी कोचेस हैं उनको भी ख्याल में नज़र रखी हुई है कि क्या पिच हो सकती है। रज़ा क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक चीज़ तो है, जैसी पिच बने बट रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, और हमें ये बात तो पता है कि इंग्लैंड दुनिया की शायद वो वाहिद टेस्ट टीम है ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा जो खेलते रिजल्ट के लिए। उन्होंने कहीं चूकना नहीं है कि उनको कहीं नहीं डिक्लेयर करनी पड़ी, कहीं शायद वो ऐसा भी हो सकता है रिस्क लें और ऐसी पोजीशन में हारते हारते जीते हार दें। बट पिच क्या उनको भी ऐसी हम देंगे कि वो इस बेसबॉल को अप्लाई करें, या कहीं ब्रेंडन मैकलम भी बेसबॉल लपेट के जो है ना वो मुल्तान और कराची जा रहे हो कि हमारा क्या बनेगा? देखिए, पिंडी की पिच को एक बार वार्निंग मिल चुकी है, तो मेरे ख्याल से अब बहुत केयरफुली बनानी होगी, क्योंकि दोबारा अगर मिलती है तो मेरे ख्याल से एक बैन का खतरा पिंडी स्टेडियम में रहेगा, क्योंकि दोबारा अगर वार्निंग आती है तो फिर मेरे ख्याल से बैन भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये पिंडी की स्टेडियम विकेट देखें, उससे पहले जो मैचेस हुए हैं रिजल्ट ओरिएंटेड होते थे। लास्ट टाइम वाली जो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हुई थी वो पिच, तो आप देखें तो अगर इस सीरीज में मार्क वुड की खिदमत तो पहले टेस्ट में हासिल नहीं है, लेकिन इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम है। तो पाकिस्तान को शायद ज़्यादा डिसीजन नहीं लेने, क्योंकि हमारी बैटिंग तो ऑलमोस्ट सॉर्टेड आउट है। शायद आगा सलमान और सऊद शकील में से किसी एक को खिला सकते हैं। आगा सलमान दोनों मैचेस खेले और 50 भी बनाई थी, शायद उनको प्रेफर्ड किया जा सकता है। बॉलिंग में हमें डेफिनेटली बहुत चेंजेस करनी है, या हमें सोचना है, क्योंकि हारिस रऊफ मौजूद हैं, नसीम शाह तो 100% अगर फिट हैं तो खेलेंगे, और इसी तरह आपके पास जो दीगर ऑप्शन हैं। लेकिन अबरार के डेब्यू के ऊपर काफ़ी बात की जा रही है, और नुमान के आपको लगता है रज़ा कि हमें ये भी एंगल देखना पड़ेगा कि स्पिनर्स भी हमारे इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, खासतौर पर अबरार तो डेब्यू ही कर रहे होंगे, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एक टफ सीरीज़ हमारा इंतज़ार कर रही है। बिल्कुल टफ सीरीज से ज़्यादा ये टफ मैच इंतजार कर रहा है, क्योंकि जिस तरह आपने बताया था पिंडी का ग्राउंड ऐसा है जो फास्ट बॉलर्स को हेल्प करता है। तो अगर कराची या लाहौर होता तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान 2-3 स्पिनर्स खिला देता, कोई मसला नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अब ये विकेट देखनी है और फिर कॉम्बिनेशन बनाना, ये वाकई में बॉलिंग के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आपके पास पेस बॉलिंग में आपने जैसे बताया नसीम तो डेफिनेटली है नहीं, रिमाइंडर मेरे ख्याल से हारिस रऊफ भी मेरे ख्याल से उनका डेब्यू होगा, वो खेलेंगे। तीसरे पेसर फ़हीम अशरफ होंगे। अब चौथे की अब पीसीबी को सोचना है कि या तो फास्ट बॉलर पे जाना है या 2 स्पिनर्स के साथ जाना है। तो वो मेरे ख्याल से इब्रार को देखें, उनका सीजन बहुत अच्छा गया है, उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में ऑलमोस्ट सर्टेन है कि उनका डेब्यू हो जाएगा। उन्होंने मुश्किल विकेटों पे जहां हेल्प नहीं मिल रही थी वहां पे भी विकेटें ली हैं, तो मेरे ख्याल से जितना उनको। अच्छा रज़ा, क्विकली इंग्लैंड की टीम पर भी हम बात कर लेते हैं, जो कि उनकी बॉलिंग में तो स्पिनर को बहुत तगड़ा नहीं है। जैसे एक ज़माने में उनके पास ग्रैम स्वान थे, मॉन्टी पेनेसार थे, तो जैक लीच के साथ रेहान को जो उन्होंने शामिल किया, कुछ इस बारे में बताइएगा। और दूसरा, आपको लगता है रज़ा कि जो रूट की मौजूदगी में उसके बावजूद जो उनका बैटिंग है, क्योंकि उनके ओपनर भी कुछ स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बैन स्ट्रोक्स आ जाती हैं, लेकिन वो जो वनडे और T20 की इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइन है उससे तो खैर बहुत मुख्तलिफ है ये बैटिंग। हालांकि इन्होंने लिविंगस्टन को शामिल किया, हैरी ब्रूक को, तो एक बड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं। कुछ लोगों को हैरानगी भी है लियाम लिविंगस्टन और जब हैरी ब्रूक के नाम आए,
शायद पाकिस्तान में खेलने के एक्सपीरियंस की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पीएसएल काफ़ी खेल चुके हैं। इवन हैरी ब्रूक को तो दुनिया में जो नाम पहचान मिली वो पीएसएल की वजह से ही मिली। लिविंगस्टन की भी ऐसी कहानी है, कराची किंग्स में जब वो खेले थे उसके बाद वो दुनिया की नज़रों में आए, तो मेरे ख्याल से एक वजह ये है। और दूसरा, अगर आप देखें बेसबॉल का आपने जिक्र किया, इंग्लैंड की जो जितनी फतूहात मिली हैं इसमें, उसमें जॉनी बैरिस्टो का बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन वो सीरीज़ में नहीं है, वो इंजर्ड है। तो मेरे ख्याल से उनकी रिप्लेसमेंट अब कौन उनकी जगह पे फिल करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जैसे आपने बोला ओपनर में मसले हैं, रूट और बैन स्टोक्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन नीचे से आके हमेशा बैरिस्टो ने बचाया था। अब उनकी गैर मौजूदगी में, और आई थिंक वो ज़्यादा जो बेसबॉल की बात करते हैं, जो ब्रेंडन मैकलम की एक अप्रोच है, एक अग्रेसिव अप्रोच, आई थिंक उसका सबसे की पार्ट ही जो है ना जॉनी बैरिस्टो रहे हैं, क्योंकि जहां मैच को तेज करना हो, फिनिशिंग पे जाना हो, चेजिंग पे जाना हो, तो उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। इट्स अ ह्यूज सेटबैक फॉर इंग्लैंड। जितना हमें शाहीन शाह अफरीदी को शायद बॉलिंग में मिस करना है, जॉनी बैरिस्टो इस इंग्लैंड की टेस्ट टीम का एक बहुत बुनियादी जुज़ थे। और आई थिंक उनके जाने के बाद मुझे लगता है कि इंग्लैंड की शायद अप्रोच भी कुछ स्लाइटली मुझे लगता है वो चेंज करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि देखें लिविंगस्टन और हैरी ब्रूक को खिलाते हैं, माना कि उन्हें एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में खेलने का, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स को भी तो उनका एक्सपीरियंस है आउट करने का, उनको उनकी कमजोरियां पता हैं, खेलते उनके साथ खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से जो अगर इंग्लैंड की जो कमी आएगी, मेरे ख्याल से एक स्पिनर्स का शोबा जैसे आपने निशानदेही की, और वो जो फिनिशिंग रोल आता था बैरिस्टो की तरफ से, वो उनके लिए प्रॉब्लम। तो पाकिस्तान के क्राउड को वाकई बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि पीएसएल के मैचेस में ग्राउंड भरे होते थे, और यही वो चीज़ है जिसके तमाम दुनिया इंतजार करी कि टेस्ट मैचेस में भी ऐसे ही माहौल देखने को मिले। बात करते हैं फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 कतर की, जिसमें अब हर मैच, हर ग्रुप जो है वो दिलचस्प सूरत इख्तियार कर गया। आज भी कैमरून सर्बिया का मैच 3-3 गोल से बराबर हुआ। एक मौके पर सर्बिया को 3-1 की बढ़तरी हासिल थी। इसी तरह कल जर्मनी स्पेन का जो मैच हुआ वो भी 1-1 गोल से बराबर है। लेकिन ये आप देखिए जनाब, कैमरून सर्बिया का मैच, कैमरून को लीड मिली, सर्बिया ने फिर बराबर किया, उसके बाद 3-1 की बढ़तरी सर्बिया की, और फिर आखिर में कैमरून ने 2 गोल यके बाद दीगरे करके इस मैच को बराबर किया। हमारे साथ मौजूद है ज़ेगा अब्बास, जो कि फुटबॉल एनालिस्ट है। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दी बेस्ट एवर वर्ल्ड कप सर, सो मैनी अपसेट, क्लोज मैचेस, कंपेटिटिवनेस, और फैंस तो बड़े खुश हैं कि उनको इतनी शानदार फुटबॉल देखने को मिल रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं सबसे पहले तो डॉन चैनल का और आपका बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे मजबूर किया, लेकिन उसके साथ साथ वो लाखों पाकिस्तानी फ़ुटबॉल के शायकीन और नाज़रीन के जो आपसे तवक्के रखे बैठे थे, आपने उनकी भी ख्वाहिश का एहतराम किया, ये बड़ी खुशाइन बात है। मैं तो इसमें इस वर्ल्ड कप को अगर ये कहूँ कि ये वर्ल्ड कप जो है, ये वर्ल्ड कप बिल्कुल अपसेट का वर्ल्ड कप कह लें, इसलिए कि अपने आगाज़ से ही जो है अपने पहलू में बहुत सारी चीज़ें लेकर बैठा हुआ है। यानी आप देखिए कि यानी जो 4 दफ़ा आलमी चैम्पियन रह चुका हो, फातेह रह चुका हो फुटबॉल के वर्ल्ड कप का, वो अपने आप को इन 28 टीमों में भी 32 टीमों में जो है क्वालिफाई ना करा सका। फिर उसके साथ देखिए कि सबसे बड़े सेटबैक्स इसमें कितने हुए। एक तो करीम बेंजेमा के जो स्टार प्लेयर था फ्रांस का, उसकी इंजरी की वजह से वो रह गया। फिर इसी तरीके से आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें अपसेट देखने को मिल रहे हैं नाजरीन को, जिसमें सबसे बड़ा सऊदी अरब का ये और अर्जेंटीना का मैच, फिर उसके बाद जापान का और उसका मैच, और देखा साहब कल जो जर्मनी ने शिकस्त दी बेल्जियम, नंबर 2 है, उनकी गोल्डन जनरेशन की बात सुन के 10 अब तो तीसरा वर्ल्ड कप आ गया। तो लुकाको, हैज़ार्ड और जितने उनके बड़े बड़े स्टार हैं, कल बड़ी हैरानकुन ये परफॉर्मेंस थी मोरक्को की। क्या कहेंगे, बेल्जियम क्या अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल पा रहा, या जो बहुत सारी टीमें जो मोरक्को, जो अफ्रीकन टीम्स हैं या सब जो एशियन टीम्स हैं, बहुत उन्होंने टफ टाइम दिया बल्कि मैचेस जीते हैं। क्या वजह आपके ख्याल में स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल हाई होता जा रहा है? देखें बात यह है कि मैं तो खुद हैरान था, सारी दुनिया हैरान है फुटबॉल के जो माहिरीन हैं कि फीफा रैंकिंग में इसका उसका दूसरा नंबर है बिल्कुल बेल्जियम का। और फिर ये कि हैज़ार्ड वगैरह साल डी ब्रुयने हैं, इसी तरीके से ये लुकाकू वगैरह हैं, कंपनी इनकी बड़ी अच्छी साइड है, ये हमेशा मतलब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते रहे हैं यूरोपियन उसमें भी। लेकिन इसमें होता ये है कि देखिए फुटबॉल में ना बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं कि जो किसी भी फतह में उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें देखें अटैकिंग वाइज देखा जाता है, स्टेमिना वाइज देखा जाता है, टेक्निक वाइज देखा जाता है, फिर उसकी पासिंग की एक्यूरेसी देखी जाती है। इसी तरीके से फिर इसमें सबसे आखिर में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या कि वो किस्मत का अमल दखल, यानी ये देखें कि किसी की बॉल पोस्ट जो है शूट जो है वो बॉल पोस्ट से टकरा के वापस आ जाती है, और किसी की जो बॉल शूट है वो नेट में चली जाती है, इसका भी बहुत बड़ा अमल दखल है। लेकिन अगर आप साइड के हिसाब से देखें तो ये 32 टीमें जो होती हैं ये अपने तजर्बे और महारत, क्योंकि कितना दुश्वार तरीन मराहिल जिसको हम क्वालिफाइंग राउंड कहते हैं, उससे अपने आप को गुजरने के बाद अपने आप को इन 32 टीमों में मुंतखब कराती हैं। तो मैं समझता हूँ कि साइड में कोई कमी नहीं होती, बस वो अपॉर्चुनिटी और उसकी थोड़ी सी कमी रह जाती है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आप देख लीजिए कि सऊदी अरब और अर्जेंटीना का और जर्मनी का और जापान का,
कि कितनी बड़ी टीम है, लेकिन देखिए उन्होंने कितने बड़े अपसेट कर दिए। और फिर कल वाला अपसेट जो हुआ इसका बेल्जियम का, तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं। लेकिन खेल और मेयार के हिसाब से ये सब तमाम चीज़ें हम पल्ला होती हैं, बस थोड़ा थोड़ा कभी कभी वक्त का अमल जो है वो साथ में। आज के जो दीगर 3 मैचेज हैं, जो कि आज पहला मैच तो बराबर हो गया सर्बिया और इसी तरह कैमरून का, लेकिन दूसरा मैच है जनाब साउथ कोरिया सर घाना का। उसके बाद फिर हम सबकी फेवरेट और बल्कि दुनिया की फेवरेट ब्राज़ील जो है वो मद्दे मुकाबले होंगे स्विट्ज़रलैंड के, और नेमान की खिदमत उनको हासिल नहीं होंगी जो कि इंजर्ड हो गए। उसके बाद फिर पुर्तगाल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल और सुआरेज़ की यूरुग्वे। तो जैकम साहब, साउथ कोरिया घाना के मैच पर आपकी क्या राय है? और उसके बाद फिर ब्राज़ील और स्विट्ज़रलैंड, और क्या ब्राज़ील नेमार के बगैर उतर रही है? तो आप समझते हैं क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ेगा उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनका स्क्वाड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना कंप्लीट स्क्वाड है वो कि मैं नहीं समझता कि उनको नेमार के से, क्योंकि देखें होता ही है कि ये लोग पैरेलल उस प्लेयर के जरूर रखते हैं, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है कि इंजरी जो है पॉसिबिलिटीज़ है, उसके अगेंस्ट में ये जितने भी कोचेज होते हैं, जो टीम्स होती हैं, वो अपना पैरेलल जरूर रखते हैं। उनका स्टॉक इतना, यानी स्क्वाड इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप यकीन करें कि मैं तो हैरान होता हूँ। जैसे जेसीज है, फ्रेड है, ये इतने बड़े प्लेयर हैं कि ये बहुत अच्छा, फिर आपस में उनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, शॉर्ट पासिस का जो कम्बिनेशन है। तो यकीन करें कि मैं अभी मतलब पूरी उम्मीद हूँ कि ये बहुत बड़ा ये अपसेट करके दिखाएगा और ये ब्राज़ील जो है वही इसको जीतेगा। हाँ, रही बात कि कोरिया के मैच की, तो कोरिया का और ये मैच जो है ये बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, इसलिए कि इसके ऊपर क्योंकि अभी भी चांसेस हैं ये लोग इनके पास, तो उस पर जो है ऑफिशियली सिर्फ अभी हम देखें तो कनाडा और कतर की टीमें सर बाहर हुई हैं, उसके बाद तमाम टीमों का चांस मौजूद है। फिर तीसरे मैच की अगर हम बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल और यूरुग्वे, और जाहिर बात है यूरुग्वे में सुआरेज़ के जो फैंस हैं वो उसको ज़रूर फॉलो करते हैं। ये मैच मुझे लगता है सर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, गो कि दुनिया की नज़रें क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर हैं कि वो एक मरतबा फिर अपनी टीम को यहाँ फतेहाब कराएं और फिर अपनी टीम को लेकर जाएं प्री क्वार्टर फाइनल के अंदर। तो सर इस मैच में हम एक्सपेक्ट करें कि एक बड़ा क्लोज मैच होगा, जैसे स्पेन जर्मनी का कल एक बड़ा यादगार मैच था, गोल तो एक हुआ, लेकिन दोनों टीमों ने जिस लेवल की फुटबॉल खेली, जो एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल था, वो हम सब ने बड़ा एंजॉय किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो है ये बहुत जो मशहूर और मायानाज दुनिया के प्लेयर हैं उनका ये यकीनन आखिरी वर्ल्ड कप है। उसमें जो है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो भी एक उनका है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात ये है कि नाउ इज 37 ईयर्स ओल्ड, उसके बावजूद उसकी अपनी जो फिटनेस है वो सुपर क्लास की फिटनेस है। और फिर ये कि उनको आपस में उनका भी बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, तो उसके लिए पूरी कोशिश करेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक थोड़ा सा इल्जाम भी आता है जरा अर्जेंटीना पे, पुर्तगाल पे, कि दे ओवर डिपेंडेंट ऑन मे बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जैसे ब्राज़ील नहीं आपने फरमाया नेमार के ऊपर, उसी तरह मैसी के पास तो चले, फिर अब तो एजो फर्नांडिस इतना बड़ा स्टार बन के उभरा, फिर उनके बाद डी मारिया है। लेकिन आपको लगता है कि बहुत, जैसे आपने कहा 37 ईयर्स एज में भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो कमिटमेंट है, फिर अपनी टीम में जो उनकी रिस्पेक्ट, दुनिया के सबसे बड़े स्टार हैं, पूरी टीम को उठा के रखते हैं, और कभी कभी ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं पुर्तगाल वाले। बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन एक असल में बात ये होती है कि जब इतना बड़ा प्लेयर होता है ना, तो उसका जो मुखालिफ टीम है उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। सही कि इतना बड़ा प्लेयर है कि जो वर्ल्ड क्लास का फुटबॉल, और उसकी दुनिया में करोड़ों शायकीन और नाज़रीन जो उसके वो मद्दा हैं। सर, तो 502 मिलियन तो सिर्फ उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। तो अनबिलीवेबल, मतलब 502 मिलियन, सोचें आप जरा, बहुत बड़ी बात है। तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट का वो फायदा जरूर उठाएगा पुर्तगाल। तो सर कैसे देखते हैं आज के मैच को? जो रीसेंट फॉर्म्स हैं यूरुग्वे की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ऑब्वियसली जो फॉर्म है वो भी बड़ी अच्छी है, और फिर उनकी टीम पहला मैच भी अच्छा खेली, क्या समझते हैं इस मैच में? और अब तो हर ग्रुप का सर हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक शिकस्त आपको एलिमिनेशन की तरफ ले जा सकती है। जैसे जर्मनी कल का मैच बराबर करने के बावजूद स्टिल इन द डेंजर जोन। क्या लगता है सर आपको आज के मैच में, चूंकि इस मैच में दुनिया की बड़ी नजरें, चूंकि हर कोई चाहता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, उनकी टीमें नेक्स्ट राउंड में पहुंचे, लेकिन सर किवानी भी इनका बहुत बड़ा प्लेयर है, सुआरेज़ के साथ साथ, और ये बड़ा हमेशा परफॉर्म करके देता रहा है। तो आप यकीन जाने, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन इस वक्त मैच अगर देखने को मिलेगा, और जो शायकीन को जो नज़र भी आ रहा है कि फुटबॉल के बेहतरीन और दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसमें जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है अपने पूरे जौहर और पूरी जो उसकी जो कोशिश होगी कि यकीनन कि इस आखिरी वर्ल्ड कप को जो उसका खेलने जा रहा है कि यादगार बनाए और अपने शायकीन को जो है उनसे दाद भी वसूल करे। तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। सर आखिर में जर्मनी की इस जो सिचुएशन है, जाहिर बात है दे स्टिल इन द डेंजर जोन,
कल का मैच डेफिनेटली इस ग्रुप स्टेज का आई थिंक सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव मैच था वो शायद जर्मनी स्पेन ही थे। दोनों वर्ल्ड क्लास टीम में हैं, दोनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं, क्योंकि यूरुग्वे और इसी तरह पुर्तगाल तो खैर वर्ल्ड कप नहीं जीते लेकिन टीम उनकी अच्छी है। बट आपको लगता है सर जर्मनी का जो कमबैक है कल मैच में बराबर करने बावजूद दे स्टिल कैन क्वालिफाई, आखिरी मैच तक बात जाएगी, दूसरी टीमों पर डिपेंडेंट होना है और 4 मरतबा के सर वर्ल्ड चैंपियन है, 4 मरतबा ही रनर अप रहे हैं, दे आर अब जायंट्स। लेकिन क्या वजह सर कि 2014 में चैंपियन बने, 2018 में ग्रुप स्टेज से बाहर हुए और अब फिर वही सूरत हाल है। तो ये बड़ा रेयर जर्मनी का एक डिक्लाइन फेस कर रहे हैं इन द रीसेंट पास। क्या वजह आपके ख्याल में, क्या ओवर एज खिलाड़ी हैं, कोई अपनी जो टैलेंट है उसका मसला है, कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट है? आप कैसे देखते हैं जर्मनी के फॉर्म? मैं आपकी बात से इत्तेफाक इसलिए करूंगा कि उसमें काफ़ी प्लेयर जो है वो सीनियर हो गए। शायद आपको याद होगा कि गोडसे का एक गोल खाली वो आज तक रिमेंबर होगा कि जिसने जर्मनी को फातेह करार दिया था वर्ल्ड कप में। उसके बाद हालांकि उतना नहीं खेला लेकिन क्या था कि वो एक गोल। तो मैं इस दफ़ा भी देख रहा हूँ कि मिलर इनका बहुत पुराना प्लेयर है, तो ये लोग बहुत अच्छा यानी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि शायकीन को एक बहुत अच्छी फुटबॉल देखने को मिलेगी। लेकिन ये वाला मैच आप यकीन करें कि कांटे का मैच लगता है मुझे। यानी अगर फुटबॉल के स्टेजेस के हिसाब से आप देखा जाए तो बिल्कुल हम पल्ला है ये टीम, और इसमें सिर्फ ये होगा कि जिसकी किस्मत का साथ दे जाए। तो मैं समझता हूँ कि वो इस किस्मत के उससे बहुत बड़ा। तो जनाब हम बात तो करें मैचेस की, लेकिन डोंट फॉरगेट कि ग्रुप सूरत हाल क्या है, क्योंकि ग्रुप 1 में नेदरलैंड्स के इसमें 4 पॉइंट्स हैं, इक्वाडोर के 4, लेकिन यहाँ सेनेगल के भी 3 पॉइंट्स हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरह ग्रुप बी में इंग्लैंड, ईरान, यूएस और वेल्स। तो सर मेरे ख्याल में अगर हम आज ईरान अमेरिका के मैच की बात ना करें तो ये तो ज्यादती हो जाएगी, बिकॉज मैच का पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। और अगेन ईरान प्लेड सुपर फुटबॉल, इन्होंने मैच भी जीता और फिर 3 पॉइंट्स हैं। क्या लगता है सर, एक दफ़ा से पहले ये 98 में गए, मुझे याद है जब मध्य मुकाबले आए थे, दे बीट अमेरिका 2-0 और एक बहुत बड़ा रिजल्ट था। क्यों इस बार की ईरान की टीम तो मुझे और बेहतर लग रही है। और अमेरिका भी देखें तो उन्होंने भी जो 2 ड्रॉ किए हैं, उन्होंने शिकस्त नहीं खाई। तो इट विल बी डेफिनेटली अ गुड एनकाउंटर, जहाँ सिर्फ मुझे लगता है खेल के लिहाज से बल्कि और बहुत सारे एंगल्स हैं। देखिए पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं इस मैच के ऊपर लगी हुई हैं। यकीनन बहुत शानदार मैच होगा, लेकिन एक एडवांटेज ज़रूर ईरान को मिल गया कि एक तो ये कि उनका पहले वाले मैच में जो उनका परमानेंट गोलकीपर था हुसैनी, वो इंजर्ड हो गया था, तो जिसकी वजह से वो, लेकिन अभी अगर आप दूसरा मैच देखें तो उनको एक तो ये कि नफसियाती तौर पर एक बहुत बड़ी एक वो फतह है कि 2 गोल से वो जीत चुके हैं 2-0 से, और बहुत बड़ी बात थी। फिर तीसरी बात ये कि वो उनका गोलकीपर जो है वो माशाल्लाह से फिट हो गया। अगर आपको याद हो, मैंने क्योंकि वो मैच देखा था, तो उसने यकीनी 3 से 4 जो ट्राइयाँ थी वो सेव करी थी हुसैनी ने। तो वो उनका बहुत शानदार गोलकीपर है, वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है। तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि इस मैच को जो है किसी भी तरह। आखिरी सर क्विकली मेरा वक्त खत्म हो रहा है, वो ये है जनाब कि अर्जेंटाइन के भी 3 पॉइंट्स है, लेकिन उस ग्रुप में पोलैंड के 4 पॉइंट्स हैं और फिर सऊदी अरेबिया, मैक्सिको। तो सर इस ग्रुप में आपको लगता है कि मैसी और मैं तो कम से कम चाहूँगा कि जो रोनाल्डो हैं, मैसी हैं, नेमार हैं, ऑब्वियसली ब्राज़ील तो अच्छी लग रही है, इसी तरह अगर हम बात करें बापे, तो ये बड़े प्लेयर जब बड़ी टीमों को लेके नॉकआउट में जाते हैं तो एक अलग थ्रिल होता है इस वर्ल्ड कप का। सो लगता है सर आपको अर्जेंटाइन रिकवर कर गया है वो जो उनकी 2-0 की जीत है, क्योंकि जो मैसी का गोल आ जाए, फिर एंजो फर्नांडिस है परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल इन दिस वर्ल्ड कप, एक बहुत टाइमली, और जिसमें मैंने देखा कि मैसी कितने खुश हुए कि उनका असिस्ट भी था उस बॉल में। तो क्या समझते हैं सर, अर्जेंटाइन रिवाइव प्रॉपर्ली या आपको की खामियां नजर आ रही, क्योंकि अपने उस जोबन पे दिखाई नहीं दे रही अर्जेंटाइन की टीम जीत के बावजूद भी? यकीनन आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जितने जो इसके माहिरीन हैं उनका भी यही कहना है कि जो आपकी बात कही है। लेकिन अब आगे कल वाले मैच के बाद से मैं समझता हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव किया, और ख़ास करके उस गलतियों को शायद अब वो दोबारा ना दोहराएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैसी भी, मैंने आपसे तस्करा किया ना कि ये सारे वो मायनाज प्लेयर हैं, और उनकी यकीन जाने की पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से इस वर्ल्ड कप को जो है अपने आला तरीन खेल पेश करके शायकीन से दाद वसूल करें और इस वर्ल्ड कप को अपना तारीख बना दें, क्योंकि ये यकीनन उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्म दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहब आपका। और आप रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।